हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। ठीक है, तो ड्रेनेज का मतलब मैं बता चुकी हूँ। इसका जो पार्ट 1 और 2 है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ ड्रेनेज का मतलब कि इसमें ये दिखाया गया है, इसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ जो नदियों का सिस्टम है, जो रिवर सिस्टम है हमारे यहाँ का, वो कैसा है। ठीक है, नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ को जा रही हैं, कहाँ पर वो ड्रेन हो रही हैं, कहाँ ड्रेनेज हो रही हैं, कितने डेल्टा वो बना रही हैं, कहाँ कौन से समुद्र में बना रही हैं, कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, हर नदी की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, कितनी उसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये सब मैंने बताया है पार्ट 1 और 2 में। ठीक है, अगर आपको जानना है तो आप चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब इसका पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है ये। तो यहाँ पर जो शुरू होगा वो होगा द कृष्णा बेसिन। ठीक है, कृष्णा बेसिन। तो राइजिंग फ्रॉम अपीयरिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जो ये जो कृष्णा बेसिन है ये महाबलेश्वर के पास से निकलती है। द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस द, ये जो है 1400 किलोमीटर लगभग जो है बहती है, फ्लो करती है, और ये फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती है। द तुंगभद्रा, द कोयना, ओके, द तुंगभद्रा, द कोयना, द घटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन से हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी एंड भीमा जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी एंड भीमा। मैं बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये जो है हर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज में किसी भी लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जाती हैं कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं या फिर ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इस तरीके से। तो कृष्णा बेसिन की हैं ये। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो कहाँ से है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट होता है द कावेरी बेसिन। द कावेरी rises in the Brahmagiri range of the Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal in south of Kudalur in Tamil Nadu। तो कावेरी जो है, कावेरी जो नदी है वो ब्रह्मगिरी रेंज में, ठीक है, वेस्टर्न घाट से होकर निकलती है और जो है बाद में बे ऑफ बंगाल साउथ में तमिलनाडु में जाकर ड्रेन होती है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है टोटल वो है 760 किलोमीटर। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। ठीक है, इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इसका जो ड्रेन पार्ट है वो कहाँ? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में है। ठीक है, तो द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ये याद रखना है आपको कि जो कावेरी नदी है वो इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, नोन एज शिव समुद्रम फॉल्स, जिसको कि शिव समुद्रम फॉल्स के नाम से जाना जाता है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाई, इससे जो है बिजली भी बनाई जाती है। सप्लाई टू मैसूरू, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड मतलब सोने की बहुत बड़ी खान है वहाँ पर। बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड, मैसूरू में जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है वहाँ से। ठीक है, शिव समुद्रम फॉल्स कौन सा है? शिवा समुद्रम फॉल्स। तो कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर देखो मूवी बन चुकी है, केजीएफ टाइप की, है ना। तो ऐसे ही कोलार गोल्ड फील्ड है ये। द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का वो कौन सा है। अब क्या है कि बिसाइड्स दीज मेजर रिवर्स, अब इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी नदियों के बारे में बात हुई है, तो इसके अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी नदियां भी हैं जो कि ईस्ट की तरफ से बहती हैं। द दामोदर, कौन कौन सी हैं? दामोदर हो गई, ब्रह्मानी, बैतरणी एंड द सुवर्णरेखा आर सम नोटेबल एग्जांपल्स, लोकेट देम इन योर एटलस। ठीक है, कुछ ऐसी जो छोटी छोटी नदियां भी हैं जिनकी जो स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द, जो कि ईस्ट से होकर बहती हैं। कौन कौन सी? दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी एंड द सुवर्णरेखा। ठीक है, डू यू नो 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आपको क्या पता है कि 71% जो अर्थ की सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन क्या है जो 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर। क्या है? मान लीजिए 100% आपके अगर पानी है, ठीक है, 100% अगर आपके पास पानी है तो उसमें से 97% जो है सॉल्ट वाटर है, यानी कि वो खारा पानी है, वो समुद्री पानी है। 97% जो है वो खारा पानी है। तो अब कितने परसेंट बचा? 3% ही तो बचा। लेकिन 3% में भी क्या है, 2% जो है आइस कैप्स के रूप में उपलब्ध है, जैसे ग्लेशियर के रूप में या फिर बर्फ के गोलों के रूप में। तो 2% पानी जो है आइस कैप्स के रूप में उपलब्ध है। अब सिर्फ 1% ही तो बचा पीने के लिए, तो सिर्फ 1% ही पानी पीने के लिए अवेलेबल है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ, है ना। इसलिए कहा जाता है सेव वाटर सेव लाइफ, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि 1% पानी ही पीने के लिए अवेलेबल है। 97% तो खारा पानी है और 2% जो आइस कैप्स के रूप में उपलब्ध है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लेक्स। लेक्स के बारे में तो आप सब लोग जानते हो, झील्स होती हैं, झील को बोलते हैं। तो यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। आप लोग जो है अच्छी तरीके से जानते हुए कश्मीर की घाटियाँ और फेमस डल लेक के बारे में। द हाउस बोट्स एंड शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। हाउस बोट्स के बारे में या फिर शिकाराज के बारे में, जो कि हर साल हज़ारों टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर अ लेक एंड एंजॉयड बोटिंग। इसी तरीके से आप इस तरीके के और भी जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर गए होंगे और आपने वहाँ पर बोटिंग को एंजॉय किया होगा या फिर स्विमिंग को एंजॉय किया होगा एंड अदर वाटर गेम्स, और जो और भी वाटर गेम्स हैं वो भी एंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो सब लेक्स में ही तो होते हैं ये। Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर श्रीनगर, नैनीताल और या फिर जो और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, अगर वहाँ पर लेक्स नहीं होती तो क्या लोगों को वो इतना आकर्षित कर पाते या आज भी वो इतना आकर्षण का केंद्र बने होते? हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इन लेक्स का जो टूरिस्ट को आकर्षण का केंद्र है, तो इन लेक्स को में ऐसा क्या है जिससे कि लोग इस पर आकर्षित होते हैं, फिर इनका महत्व क्या है? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड मैनी वेज। अट्रैक्शन के, टूरिस्ट के अट्रैक्शन के अलावा भी जो लेक्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूजफुल होती हैं। तो लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज लाइक द कैस्पियन, द डेड एंड द एरल सी। लेक्स ऑफ जो बड़े पैमाने की जो लेक्स होती हैं उनको सीज कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन सीज हो गया, डेड एंड एरल सीज। ठीक है, तो इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। इंडिया में जो है बहुत सारी लेक्स हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर करेक्टरिस्टिक। तो ये सब जो है एक दूसरे से और या फिर एक दूसरे से गुणों के हिसाब से या फिर साइज के हिसाब से एक दूसरे से डिफर है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। कुछ लेक्स जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, है ना। कुछ लेक्स होती हैं वो परमानेंट होती हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ बरसात के दिनों में ही पानी भरता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। ऐसी लेक्स जो होती हैं वो सेमी एरिड रीजन्स में होती हैं, जहाँ पर मतलब एकदम से सूखा भी नहीं होता और एकदम से गीला भी नहीं होता, सेमी एरिड एरिया होता है वो। तो देर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। कुछ यहाँ पर ऐसी लेक्स हैं जो कि ग्लेशियर के एक्शन के वजह से बनती हैं या फिर आइस शीट के हिसाब से बनती है। जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं तब भी कुछ लेक्स बन जाती हैं। मान लीजिए कहीं गड्ढा वगैरह है, ग्लेशियर पिघला तो उसमें पानी सारा इकट्ठा हो गया तो वो लेक बन गई। वाइल अदर्स हैव बीन फॉर्म बाई विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। और कुछ ऐसी हैं जो हवा से बनती हैं, रिवर्स एक्शन से बनती हैं, नदियों से बनती हैं, या फिर वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बनती है। जैसे कहीं गड्ढा भर रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, या मानव ने कुछ एक्टिविटी ऐसी की गड्ढे पे पानी भर गया तो वो लेक्स बन गई। कुछ नेचुरल होती हैं, है ना, कुछ परमानेंट होती हैं। तो सब अलग अलग तरीके की लेक्स होती हैं, वो अलग अलग हर चीज़ में जो है डिफर होती हैं। A meandering river across a flood plain forms cut-offs that later develops into oxbow lakes। जैसे कि meandering river होती है, मान लीजिए नदी ऐसे ऐसे करके meandering करती हुई चल रही है, सांप की तरह ऐसे लहराती हुई चल रही है। तो क्या है कि जब वो जाती है तो उसके साथ जो सिल्ट वगैरह होती है ना, जैसे वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई सिल्ट वगैरह छोड़ती चली गई, तो पानी जो है अपना रास्ता काट लेता है, काट के वो इधर की साइड से निकलना शुरू हो जाता है, पीछे की साइड से। तो ये तो जो यहाँ पर जो बनी वो बनी ऑक्सबो लेक्स। तो ऐसी पानी का जो कट ऑफ होता है उससे ऑक्सबो लेक्स बनती हैं। स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरियाज। ठीक, कोस्टल एरियाज में स्पिट्स एंड बार्स, ठीक है, लगून से बनते हैं। एग्जाम्पल चिल्का लेक, पुल्लीकैट लेक एंड द कोलेरू लेक। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पुल्लीकैट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है। और कोलेरू लेक है, और दूसरी है कहाँ पर है, हाँ, लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर सम टाइम्स सीजनल। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो ड्रेनेज होती हैं वो सीजनल होता है। फॉर एग्जाम्पल द सांभा लेक इन राजस्थान विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। एक राजस्थान की जो सांभा लेक है वो जो है सॉल्ट वाटर लेक है। इट्स वाटर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। इसका जो पानी है वो नमक बनाने के काम में आता है। ठीक है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि सांभा लेक कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। या फिर राजस्थान की ऐसी कौन सी लेक है, तो सांभा लेक है, जिसके पानी का प्रयोग जो है नमक बनाने के काम में आता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। और बहुत सारी जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ताज़े पानी की जो झील्स हैं, वो हिमालयन रीजन में पड़ती हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहें, और लेकिन क्या है, वो ग्लेशियर ओरिजिन है, यानी ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में हम बोलें, दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन विच वॉज लेटर फिल्ड विथ स्नो मेल्ट। तो जैसे क्या होता है, जैसे कहीं गड्ढा बन गया है मान लीजिए, तो जैसे बर्फ़ पिघलती है
तो बर्फ़ का पानी उस गड्ढे में इकट्ठा हो गया, तो उससे क्या होता है, उस ग्लेशियर के पिघलने से बर्फ़ का पानी जब इकट्ठा हो गया तो उसमें लेक्स बन जाती है। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे ही जो वुलर लेक है जम्मू और कश्मीर की, वो जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी का परिणाम है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है? टेक्टोनिक एक्टिविटी वो होती है जैसे अर्थक्वेक आया है ना, अर्थक्वेक आया या नेचुरली गड्ढा बन गया कहीं तो उसमें पानी भर गया, अर्थक्वेक आया, ज़मीन इधर से इधर को खिसकी, जैसे ज़मीन इधर से इधर को खिसकी तो यहाँ बीच में गड्ढा बन गया तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया। तो इस तरीके से टेक्टोनिक एक्टिविटी का परिणाम है वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर की। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी लेक है, तो वुलर लेक है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। ठीक है, द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी आर सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। कौन कौन सी हैं? डल लेक, भीमताल, ठीक है, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी आर सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ठीक है, तो लोकटक जो है, लोकटक कहाँ पर है? वो मणिपुर में है। इस तरीके से ही ये सारी जो है लेक्स हैं। लोकटक लेक दिखा रखी है ना, ये मणिपुर में है। ठीक है, चलिए Okay. Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes. अब जो है नेचुरल लेक्स के अलावा भी क्या होता है, जैसे डैम वगैरह होते हैं, ठीक है, उससे बिजली बनती है। रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर बिजली बनती है, हैज़ ऑल्सो लेड टू द, तो उनसे भी लेक्स का निर्माण होता है। सच एस गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, ऐसा ही एक लेक है गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। ठीक है, डैम की वजह से बनती है, इसमें बिजली बनती है, तो ये भी एक लेक का ही रूप है। ठीक है, लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स, लेक्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर, लेक्स जो होती हैं वो नदियों का जो फ्लो होता है उसको रेगुलेट करती हैं। ड्यूरिंग हैवी रेन्स, बरसात के दिनों में क्या होता है, इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ये क्या करती हैं, बरसात के दिनों में ये लेक्स जो होती हैं ये बाढ़ आने की जो स्थिति होती है उससे सुरक्षित रखती हैं, क्योंकि गड्ढे वगैरह होते हैं वो भर जाते हैं, लेक्स में पानी चला जाता है सारा। एंड और ड्राई सीजन में इट हेल्प्स द मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, और ड्राई सीजन में क्या होता है, ये पानी का जो फ्लो होता है, बारिश से जो फ्लो होता है उसको इवन करती हैं। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइड्रो पावर, लेक्स से क्या होता है, बिजली भी बनाई जा सकती है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, वो हमारी क्लाइमेट को, जो हमारी जलवायु को मॉडरेट करती हैं। मतलब जैसे लेक्स के आसपास आप बैठ जाओ तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, आपको ठंडक का एहसास होता है। तो इस तरीके से वो हमारे क्लाइमेट को मॉडरेट करती हैं। मेंटेन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, और हमारे पर्यावरण को मेंटेन करती हैं। इन्हेंस नेचुरल ब्यूटी, हमारी नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करती हैं, है ना, कितनी सुंदर लगती हैं लेक्स, जगह जगह होती है। तो आपसे इसकी क्या होता है, इससे नेचुरल ब्यूटी जो है बरकरार रहती है, बहुत सुंदर लगता है ऐसा। हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, इससे क्या होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। टूरिस्ट जो होते हैं ऐसी जगह पर जाना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, उनको अच्छा लगता है, ऐसी जगह टूरिस्ट जाते हैं, तो टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलता है। प्रोवाइड रिक्रिएशन, और रिक्रिएशन को भी प्रोवाइड करती हैं, मतलब नई नई चीज़ें लोगों को देखकर शांति मिलती है, उससे नई नई झील बन जाती है तो उससे बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल्स ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, हमारी नदियों का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी के लिए। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, नदियों का हमारे मानवीय इतिहास में एक अलग ही महत्व है। वाटर फ्रॉम रिवर इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एडिशनल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि नदियों का पानी होता है, ठीक है, तो वो एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के काम में आता है, जैसे कपड़े धोने के काम में आता है, बर्तन धोने के काम में आता है, हमारे नहाने के काम आता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें नदी पानी जो है नदियों का यूज़ किया जाता है, नदियों के तो पानी यूज़ हो रहा है। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्ट सेटलर्स फॉर एंशियंट टाइम्स, इसीलिए क्या था, प्राचीन समय में जितनी भी सभ्यताएं बसी, जैसे मेसोपोटामिया की है या सिंधु घाटी की सभ्यता है, जितनी भी इजिप्ट की है, जितनी भी सभ्यताएं बसी, ये सब नदियों के किनारे ही तो बसी, क्योंकि नदियों के किनारे होने से उन्हें पानी की समस्या नहीं होगी, आराम से इंसान अपना जीवन यापन कर सकेगा, कृषि अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, तभी तो वो अच्छा खा सकेगा। तो इसीलिए जितनी भी सभ्यताएं थी सारी नदियों के किनारे बसती थी। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, अब ये जो सेटलमेंट्स हैं अब बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, आप अपने शहरों की एक लिस्ट बनाइए जो कि नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। जैसे कुछ बता देती हूँ मैं आपको, जैसे दिल्ली है मान लीजिए, तो यमुना के किनारे बसा हुआ है ना, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बनारस भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। यूजिंग रिवर्स फॉर इरीगेशन, नदियों का प्रयोग इरीगेशन के काम में लिया जाता है, यानी कि सिंचाई के काम आती है, नेविगेशन के काम आता है, हाइड्रो पावर बनती है, हाइड्रो पावर मतलब लाइट के काम आता है। जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया, एक ऐसे देश के लिए जैसे कि भारत, वेयर एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स, जहाँ पर कृषि ही जो है यहाँ के लोगों का मेजर सोर्स है, क्योंकि
अनाज उगाएंगे तभी तो जिंदा रह पाएंगे, खाएंगे पिएंगे, भाई खाने के लिए तो इंसान करेगा ना। तो वेर एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जहाँ यहाँ की जनसंख्या का जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर तो बिना पानी के पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए हमारे देश में नदियों का बहुत महत्व है। रिवर, इसी तरीके से आप जब नदियों का महत्व है तो इससे तो पोल्यूशन भी तो बढ़ रहा है। नदियाँ गंदी हो गई हैं, नदियों को प्रदूषित कर दिया गया है, तो इससे रिवर पोल्यूशन भी बढ़ा है। रिवर पोल्यूशन, the growing domestic, municipal, industrial and agricultural demand for water from rivers naturally affected the quality of water। जगह जगह इंडस्ट्रीज बन गई हैं, है ना। घरों का पानी जो निकल के जा रहा है, नालियाँ जो है, नालियों से गंदा पानी जो बहकर, नालियों का पानी कहाँ जाता है, नालियों का पानी तो नदियों में ही मिलता है ना। तो इससे जो है हमारी नदियाँ जो है दूषित हो गई हैं, इससे पानी की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई है। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर्स, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। इसका परिणाम ये हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो नदियों में जाकर जो है ड्रेन हो रहा है, और इससे मतलब हाई प्रेशर से वो ड्रेन हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखें, अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आर एम्प्टीड इनटू द रिवर्स। दूसरी तरफ देखें कि बड़े बड़े कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनका जो गंदा सीवेज होता है या औषधि वाला जो उनका मतलब औषधि का जो सामान होता है, मेटेरियल वेस्ट मेटेरियल होता है, वो सारा जाके नदियों में मिल जाता है, जिससे कि हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। इससे क्या हो रहा है, सिर्फ पानी की क्वालिटी ही खराब नहीं हो रही है, इससे नदियाँ भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिवन द एजुकेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड असिमुलेट पोल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज़। इसीलिए देखो इसमें दिखाया कि फॉर गंगा, इसीलिए क्या है, गंगा जैसे प्रदूषित हो गई है तो उसको साफ करने के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। जैसे गंगा का चलाया गया था कि नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया था, ऐसी नमामि देवी नर्मदा के लिए भी चलाया गया था। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड द पोल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर्स हैज़ बीन राइजिंग। लेकिन क्या है, जनसंख्या के बढ़ने से, नए नए शहरों के विकसित होने से, जो अर्बनाइजेशन हुआ है ना, अर्बनाइजेशन का मतलब है शहर जो नए नए बने हैं, जो नए नए शहर विकसित हुए हैं, उनके बढ़ने से, नई नई जो फैक्ट्रियाँ बनी हैं, है ना, जगह जगह इंडस्ट्री खुल गई हैं, तो उसकी वजह से जो है नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं। उसका जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत हाई हो गया है। कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन आउट रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर। इसीलिए हमें कंसर्न करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि जगह जगह जो नए नए ये रिवर को क्लीन करने की जो प्रोग्राम है वो चलाए जाएं। हैव यू हेयर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान्स? क्या आपने ऐसे किसी प्लान्स के बारे में सुना है? तो मैंने अभी बताया है, नमामि देवी नर्मदे और एक नमामि गंगे, दो प्रोग्राम चलाए गए थे। गंगा नदी को साफ करने का, नर्मदा नदी को साफ करने का चलाया गया था। ऐसे ही और भी प्लान्स हैं। हाउ डज योर आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय पोल्यूटेड रिवर वाटर? हमारी जो हेल्थ है वो कैसे पोल्यूटेड रिवर वाटर से प्रभावित होती है, प्रदूषित जो पानी है उससे कैसे प्रभावित होती है। देखो कितनी कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं प्रदूषित पानी से, हमें कितनी बीमारियां हो जाती हैं, हैजा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर। जरा सोचिए कि अगर मनुष्य को फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा तो उसकी लाइफ कैसी होगी। अरेंज अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास। अपने क्लास में इस टॉपिक पर एक डिबेट करने के लिए अरेंज कीजिए, मतलब कुछ बच्चे इकट्ठे कीजिए जो कि इस बात पर डिबेट करेंगे, अगर फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा तो मनुष्य कैसे जिंदा रहेगा, उसको क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन सी इसको बीमारियां हो जाएंगी, कैसे मनुष्य का सर्वाइव करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसा लगा है, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।